हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है टिहरी गढ़वाल जनपद और जिला से इससे संबंधित मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उन्हें जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। टिहरी गढ़वाल, अब आपका हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद। यदि हम टिहरी गढ़वाल के इतिहास की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1815 में इसकी स्थापना सुदर्शन शाह द्वारा की जाती है, जो पवार वंश का 55वां राजा होता है। जो पवार वंश का 55वां राजा होता है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब अंग्रेज गोरखाओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं तो जो अंग्रेज होते हैं ना, वे क्या कहते हैं, शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारा खर्चा आया ना युद्ध में, वो लगभग 5 लाख रुपए आया। कितना? 5 लाख रुपए। तो उस समय 5 लाख रुपए सुदर्शन शाह से मांग करते हैं। सुदर्शन शाह ना उस समय 5 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं होता, जिस कारण जो अंग्रेज होते हैं वे अल्मोड़ा के क्षेत्र पर, क्योंकि जो पवार वंश की राजधानी थी पहली वह क्या थी? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से शासन चला था तो वे अल्मोड़ा पर क्या कर लेते, कब्जा कर लेते, जिस कारण जो सुदर्शन शाह ना उसे जबरदस्ती टिहरी में विस्थापित होना पड़ता, टिहरी माना पड़ता और टिहरी से ही शासन चलाता। इसलिए कहा जाता कि जो टिहरी की स्थापना करते हो किसने की है? सुदर्शन शाह ने की है। किसने की है? सुदर्शन शाह ने टिहरी की यहाँ पे स्थापना की है। और जो टिहरी है, यदि हम टिहरी की बात करते हैं तो ये भागीरथी भागीरथी प्लस भिलंगना नदी, भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है टिहरी कहाँ पे स्थित है? भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और जो पुराना टिहरी था, पुराना टिहरी था, ये 2005 में टिहरी बांध में विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? टिहरी बांध में विलीन हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो पुराना टिहरी 2005 में वो टिहरी बांध में क्या होता है? विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है सारा का सारा टिहरी। और इस क्षेत्र को प्राचीन समय में गणेश प्रयाग व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जो टिहरी है, जो पुराना टिहरी है, ये वाला जो स्थान है इसे गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भगीरथी और जो भिलंगना का संगम होता है ना, भगीरथी और भिलंगना का संगम का होता है गणेश प्रयाग, का होता गणेश प्रयाग। तो याद रखना, टिहरी भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा हुआ और इनका दोनों का संगम का होता है गणेश प्रयाग होता है। और जो पुराना टिहरी है 2005 में टिहरी बांध के अंदर विलीन हो जाता है। जो टिहरी बांध को योजना आती है और 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में, तो जनपद कब बनता है ध्यान रखना आप लोगों को। स्थापना की यदि बात कर जाए तो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 में। यदि जनपद की बात होती है तो 1 अगस्त 1949 में ये जनपद बनता है, अलग से पृथक जनपद बनता है। क्योंकि जो टिहरी राज्य का अंतिम शासक होता मानवेंद्र शाह। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा टिहरी राज्य का अंतिम शासक कौन है? मानवेंद्र शाह। टिहरी राज्य का अंतिम शासक कौन होता? मानवेंद्र शाह होता। और 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी राज्य होता है भारत संघ में विलय हो जाता है। आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि टिहरी राज्य का विलय कब होता है? तो 1 अगस्त 1949 में टिहरी राज्य का विलय भारत संघ में हो जाता है। ये एक नया जनपद बनता है। फिर बाद में टिहरी से काटकर 1960 में उत्तरकाशी का निर्माण हुआ। क्योंकि मैंने उत्तरकाशी जनपद आप लोगों को डिटेल वीडियो में पढ़ा है। यदि आपने वह वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। तो 1960 में इससे उत्तरकाशी, तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से,
टिहरी से अलग कौन होता? उत्तरकाशी जनपद भी किससे बना? टिहरी से ही बना 1960 में। फिर 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद भी किससे बना? टिहरी से ही बना। किससे बना? तो टिहरी से दो जनपद बनते हैं, 1960 में उत्तरकाशी बनता, 1997 में इससे रुद्रप्रयाग बनता। तो इसलिए दोनों के दोनों इसके पड़ोसी है। 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। तो 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की क्या की? स्थापना की। वह 1925 में नरेंद्र नगर राजधानी बना। नरेंद्र नगर को क्या बना? राजधानी। तो यदि आपसे पूछा कि नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई, तो 1921। यदि आपसे पूछा कि नरेंद्र नगर को राजधानी कब बनाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1925। टिहरी राजशाही यानी कि जो उस समय टिहरी के राजा थे, उनके खिलाफ, उनके विरोध में 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की क्या की जाती है? स्थापना। और ये की जाती है श्रीदेव सुमन द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? श्रीदेव सुमन द्वारा। यदि पूछा जाए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में। कब की गई? 1939 में। कहाँ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कहाँ की जाती है? देहरादून में की जाती है श्रीदेव सुमन द्वारा। फिर हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। टिहरी गढ़वाल की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी बात करते हैं। यदि भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो टिहरी का जो क्षेत्रफल है वो 3642 वर्ग किलोमीटर। जो टिहरी जनपद है उसका जो क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। कहाँ होती है? टिहरी के नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको याद रखना टिहरी में होती है। टिहरी का क्या? नरेंद्र नगर 318 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और यह राज्य का एक आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? आंतरिक। आंतरिक जिला वो होता है जिसकी सीमा अन्य किसी देश और अन्य किसी राज्य से नहीं लगती। अन्य किसी देश और अन्य राज्य से नहीं लगती, तो हम आंतरिक जिला बोलते हैं। तो एक आंतरिक जिला, इसकी सीमा अन्य राज्य व किसी अन्य देश के साथ में नहीं लगती, यानी कि सीमा साझा नहीं करता। जबकि ये उत्तराखंड के अन्य 4 जिलों को, टिहरी जिले की सीमा 4 जिलों से लगती है। उत्तराखंड के 4 जिलों से लगती है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे उत्तर में टिहरी, ये हमारा टिहरी जनपद है। टिहरी जनपद के उत्तर में उत्तरकाशी। उत्तर में क्या है? उत्तरकाशी है। फिर यदि हम बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व में इसके रुद्रप्रयाग। यदि हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में इसके पौड़ी गढ़वाल। और यदि बात करते हैं हम पश्चिम की, तो पश्चिम इसके देहरादून। पश्चिम को ना देहरादून। तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। टिहरी गढ़वाल की यदि पूछा जाए उत्तर में कौन सा जिला है, तो उत्तरकाशी है। यदि आपसे पूछ जाए टिहरी गढ़वाल के पूर्व में कौन सा जिला है, तो रुद्रप्रयाग है। यदि पूछा जाए दक्षिण में कौन सा जिला है, तो पौड़ी है। और पश्चिम में कौन है? देहरादून। तो ये 4 जिले के साथ में सीमा साझा करता है। टिहरी 4 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। ये टिहरी जनपद का मैप है। और यदि जो टिहरी जनपद के मैप का आकार हो तितली के आकार जैसा, कैसे है पूछ ले जाता है कि जो टिहरी जनपद है उसका जो आकार हो कैसा, तो तितली के आकार जैसा। जैसे तितली होती है ना, उसके आकार जैसा। यदि हम बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा टिहरी जनपद है। और टिहरी जनपद के उत्तर में देखते हैं कौन है? उत्तरकाशी है। यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग स्थित है। कौन है? रुद्रप्रयाग है यहाँ पे। और यदि हम बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पे। और पश्चिम की बात करते हो तो देहरादून। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैप में, ये मैप है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, और ये देहरादून है। और इसके कुछ प्रमुख स्थान है, जैसे धनौल्टी हो गया, ये हो गया, प्रताप नगर हो गया, देवप्रयाग हो गया, यहाँ पे ये नरेंद्र नगर हो गया, यहाँ पे नरेंद्र नगर है। तो इसके कुछ प्रमुख स्थल है। यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है 6,18,931 इसकी जनसंख्या। एक बार फिर से
6,18,931 इसकी जनसंख्या। फिर आता है जनघनत्व। जनघनत्व की बात करते हैं तो 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की एरिया में रहते हैं। फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिंगानुपात इसका पूछ लिया जाता, तो लिंगानुपात है 1778। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका जो लिंगानुपात होता है वो उससे अधिक थोड़ा सा, क्योंकि 1000 पुरुषों के पीछे लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ पे अधिक है। यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात अधिक है, आप लोगों से अधिक पूछ लिया जाएगा, तो टिहरी का लिंगानुपात अधिक है। और इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात होता है अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का कितना है? 1139 अल्मोड़ा का। फिर आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर की 76.36% इसकी साक्षरता दर है। फिर आता है पुरुष साक्षरता। यदि पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 89.76% इसकी पुरुष साक्षरता दर है। फिर आता है महिला साक्षरता दर। यदि महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 64.28% इसकी महिला साक्षरता। फिर दशक वृद्धि, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। दशक वृद्धि भी पूछ ले जाते हैं टिहरी जनपद की दशक वृद्धि, उसकी दशक वृद्धि यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है इस जिले में, कितने व्यक्ति बढ़े हैं, कितने व्यक्ति आपका बसे हैं। 2.3%, 2.3% इसकी दशक वृद्धि है। 10 साल में इतनी संख्या बढ़ी है। फिर आते हैं विधानसभा सीटें। यदि विधानसभा सीटों की बात करते हैं उसके अंदर 6 विधानसभा सीटें। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6। और इसमें तो जो घनसाली है, घनसाली विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। आपको यही विधानसभा सीट याद रखने की आवश्यकता। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी विधानसभा, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो एससी के लिए कौन सी है? घनसाली विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। ये विधानसभा सीटें आपको याद रखनी, टोटल याद रखनी चाहिए। तिहत्तर विकासखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? यदि ब्लॉक की बात करते हैं तो 10 ब्लॉक है इसके अंदर। 73 तहसीलें, 12 तहसीलें इसमें। कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें। नेक्स्ट आता प्रमुख पर्यटक स्थल। प्रमुख पर्यटक स्थल में आता मुनि की रेती। मुनि की रेती टिहरी जनपद के ऋषिकेश में, टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले पुल के निकट स्थित है। यदि हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो आप लोगों ने ऋषिकेश देहरादून जनपद में पढ़ा होगा, तो जो ऋषिकेश है ना वह देहरादून प्लस कुछ भाग इसका टिहरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टिहरी में। तो इसलिए जो ऋषिकेश है वो दोनों जिलों में पड़ता है, देहरादून में भी और टिहरी में भी। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं, ऐसा ना हो कि आप लोग डायरेक्ट सर्च मारो कि ऋषिकेश तो हमने देहरादून में पढ़ा और सर हमारे टिहरी में बता रहे। तो कुछ भाग इसका टिहरी में भी है और कुछ भाग इसका कहाँ? देहरादून में। तो याद रखना। तो जो मुनि की रेती है वो टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के, जो लक्ष्मण झूला पुल है उसके निकट स्थित है। और जानकी सेतु पुल टिहरी व पौड़ी को जोड़ता है। यह पुल गंगा नदी पर बना हुआ। आप लोगों से पूछ ले जाएगा जो जानकी सेतु पुल है वो किन किन 2 जनपदों को जोड़ता है, तो टिहरी और पौड़ी। किसे किसे जोड़ता है? टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है। और ये किस नदी के किनारे, किस पर बना है? किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी पुल का उद्घाटन किया। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा कि जानकी पुल उसका उद्घाटन किसने किया है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उस समय के तत्कालीन सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट आता पर्यटक स्थल तपोवन। क्या था? तपोवन। ये जो तपोवन है ये ऋषिकेश में मुनि की रेती के निकट स्थित है और ये अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। इसके लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका नाम तपोवन। तपोवन। हरे भरे घास के मैदान, यहाँ पे घास के मैदान, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पवित्र झरनों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थल है, सुंदर और आकर्षक स्थल है। और यह ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, यानी कि लोग बहुत पसंद करते हैं ट्रैकिंग करना, तो ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय स्थान है। फिर आता है चंबा। यदि हम चंबा की बात करते हैं तो चंबा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी चंबा के रहने वाले।
कहाँ के रहने वाले हैं? चंबा के। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो गब्बर सिंह नेगी है वो कहाँ के रहने वाले हैं? गब्बर सिंह नेगी कहाँ के रहने वाले हैं? चंबा के। गब्बर सिंह नेगी कहाँ के रहने वाले हैं? चंबा के रहने वाले हैं। सिरदेव सुमन का जो जन्म है वो जोल गांव में चंबा के निकट होता है। तो याद रखना, दो व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति है उनका जन्म कहाँ हुआ है? चंबा में हुआ। एक आप लोगों का गब्बर सिंह नेगी, दूसरा सिरदेव सुमन। इनका जो जन्म है वो चंबा में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंबा में। और चंबा में ऋषिकेश के धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी सुरंग चंबा में स्थित है। एक बार फिर से, ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी सुरंग चंबा मार्ग पर स्थित है। एक प्रमुख स्थल और है, ये भी बहुत कुछ आता है, खेंटा पर्वत। खेंटा पर्वत। यदि खेंटा पर्वत की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह परियों का या अप्सराओं का निवास स्थल या हम देश कह सकते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्थल परियों या अप्सराओं का देश कहलाता है, तो आपको आंसर याद रखना, खेंटा पर्वत। क्या है? खेंटा पर्वत। नेक्स्ट आता है धनोल्टी। जो धनोल्टी ये भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग बाग बहुत घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बर्फबारी होती है बहुत ज्यादा नजदीक, तो इसलिए लोग बाग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सरकुंडा देवी मंदिर। यदि आपसे पूछेगा सरकुंडा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो धनोल्टी में, टिहरी के धनोल्टी में स्थित है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये मसूरी और चंबा मार्ग पर स्थित है। मसूरी से जो चंबा मार्ग निकल रहा उसी पर सरकुंडा देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है हमारा देवप्रयाग। यदि हम देवप्रयाग की बात करते हैं तो देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम होता है। तो दो नदियों का संगम होता है। यहाँ से अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग से। दिन देवप्रयाग की बात करते हैं, देवप्रयाग के अन्य दो नाम भी है, सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग। इसे सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यदि मिल जाए कभी कभी ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा कि भगीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा इंद्रप्रयाग। क्या मिल जाएगा? इंद्रप्रयाग। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, तो इंद्रप्रयाग लगा देना। इसे इंद्रप्रयाग भी कहते हैं, देवप्रयाग को। महाभारत में, यदि महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में जो देवप्रयाग है ना, इसे जितने भी तीर्थ स्थल है ना उनका शिरोमणि कहा गया। क्या कहा गया? जितने भी तीर्थ स्थल महाभारत काल में देवप्रयाग को जितने भी तीर्थ स्थल है ना उनका शिरोमणि कहा गया। क्या कहा गया? शिरोमणि कहा गया। और पापों का विनाशक बताया गया। पापों का विनाशक। महाभारत में देवप्रयाग की समस्त जितने भी तीर्थ स्थल उनका शिरोमणि व पापों का विनाशक बताया गया है। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ देगा। किससे जोड़ देगा? पौड़ी से जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रतापनगर। यदि हम प्रतापनगर की बात करते हैं तो प्रतापनगर की स्थापना परमार वंश के राजा प्रताप ने की थी। किसने की थी? जो प्रताप शाह था उसने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतापनगर की स्थापना कब की गई? तो 1870 में। प्रतापनगर की स्थापना कब की गई? 1870 में की गई। किसके द्वारा की गई? प्रताप शाह द्वारा की गई। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था थंगधार। क्या था? थंगधार इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र नगर। यदि नरेंद्र नगर की बात करते हैं तो नरेंद्र नगर की जो स्थापना है वो किसने करी थी? नरेंद्र शाह नगर की 1921 में। कब की थी? 1921 में। और यह नगर लूनी की रेती से लगभग 16 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 16 किलोमीटर दूर स्थित है। और 1925 में नरेंद्र नगर जो गढ़वाल होता है ना उसकी राजधानी बनता है। गढ़वाल राज्य क्या बनता है? राजधानी। कब बनता है? 1925 में। और 1921 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। तो याद रखना 1921 में स्थापना होती है, नरेंद्र शाह स्थापना करते हैं। और 1925 में नरेंद्र शाह से राजधानी बना देते हैं गढ़वाल। इसकी स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने की थी। नरेंद्र नगर में
राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार बनता है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? या तो आपको ऑप्शन मिलेगा टिहरी, यदि आपको ऑप्शन टिहरी नहीं मिलता तो क्या मिलेगा? नरेंद्र नगर। क्या मिलेगा? नरेंद्र नगर। और इसकी स्थापना होती है 1 मई 2011 में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1 मई 2011 में। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की जाती है? तो 1 मई 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। और नरेंद्र नगर में राज्य की सर्वाधिक वर्षा लगभग 300 सेंटीमीटर, लगभग 300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वो नरेंद्र नगर में होती है। और यहीं पर जो टिहरी नरेश का महल स्थित है, टिहरी नरेश का राजमहल स्थित है, जिसे आनंद स्तूपा कहा जाता है। एक बार फिर से, जो टिहरी नरेश थे उनका राजमहल यहीं पे स्थित है और जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है? आनंद स्तूपा कहा जाता है। अतः टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिर, यदि प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं सबसे पहला आता है रघुनाथ मंदिर। जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ से स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था, तो वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने देवप्रयाग में आकर इसी मंदिर में तपस्या की थी। क्या की थी? यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। और जो यह मंदिर है रघुनाथ मंदिर, यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाला है सबसे ज्यादा। या तो आपसे पूछा जाएगा रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी में, टिहरी नहीं मिला तो देवप्रयाग। ये पूछा जाएगा कि कौन सी शैली में, तो याद रखना द्रविड़ शैली में। रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार, जो इस मंदिर का प्रवेश द्वार है, उसी पर माधव सिंह भंडारी की जो पुत्र वधु है मथुरा वेरानी द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। यानी कि जो गेट है स्टार्टिंग का, उस पर क्या, जो पृथ्वीपति शाह उसके लेख क्या वहां पर अंकित है, जिससे पता लगता है कि जो पृथ्वीपति शाह उसका शासनकाल रहा। यानी कि यहाँ से स्थिति की जानकारी मिलती है, पुष्टि मिलती है कि जो लेख है पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का। नेक्स्ट आता है प्लेठी का सूर्य मंदिर। आप लोगों से पूछा जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। यह मंदिर देवप्रयाग के हिंडोला खाल, सीधा सीधा पूछा जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल। ये कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल में स्थित है। और 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर में स्थित लेखों का अध्ययन किया गया। जो मंदिर है इसमें जो लेख है दीवारों पर लिखा हुआ, पत्थरों पर लिखा हुआ, उन लेखों का अध्ययन किया गया। और जो भी लेख है वे ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो प्लेठी का सूर्य देव मंदिर है उसको जो लेख मिलते हैं कौन सी लिपि में, जो लेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में? तो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और जो ये लेख है ऐसा माना जाता है कि आदि वर्मन व कल्याण वर्मन के माने गए हैं। ये लेख किसके माने गए? आदि वर्मन व कल्याण वर्मन के माने गए। फिर नेक्स्ट मंदिर है सरकुंडा देवी मंदिर। जो सरकुंडा देवी का मंदिर है ये चंबा और मसूरी मार्ग पर स्थित है। चंबा और मसूरी मार्ग पर स्थित है। और ये मंदिर कद्दू खाल से लगभग 3 किलोमीटर, कद्दू खाल से 3 किलोमीटर ऊपर सुरकुट पर्वत पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि सरकुंडा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ, कौन से पर्वत पर स्थित है? तो सुरकुट पर्वत पर स्थित है। और यहाँ माता सती का शक्तिपीठ है। इसका माता सती का शक्तिपीठ है। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे के दिन एक विशाल मेला लगता है। क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट आता है टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मेले व यात्राएं। और सबसे पहला आता है मोड़ मेला। क्या आता है? मोड़ मेला। यदि मोड़ मेले की बात करते हैं, जो मोड़ मेला ये जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जौनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। और इसमें क्या, मछली पकड़ने का रिवाज है। तो आप लोगों से पूछ ले जाओ कौन सा मेला है जिसमें मछली पकड़ी जाती है? तो इसमें मछली पकड़ने का क्या है? रिवाज है। मोड़ मेला अगलाड़ नदी के तट पर लगता है। आप लोगों से सीधा ही पूछ ले जाएगा कि मोड़ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है अगलाड़। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है और आगामी परीक्षाओं में फिर बना हुआ। अगलाड़ नदी के तट पर ये लगता है। और जो अगलाड़ नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। आप लोगों से ये भी पूछ ले जाएगा कि
अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और मौन मेले में मछली को पकड़ने का रिवाज है। नेक्स्ट मेला है सेम मुखेम मेला। सेम मुखेम मेला, यह मेला प्रतापनगर क्षेत्र में, प्रतापनगर क्षेत्र में मुखेम गांव से ऊपर सेम मुखेम मंदिर, सेम मुखेम मंदिर में लगता है। इसमें लगता है सेम मुखेम मंदिर में लगता है। और इसमें नागराज, नागराज की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना किसकी पूजा की जाती है? नागराज। फिर आता है रणभूत मेला। रणभूत मेला यह टिहरी जनपद के नलचामी पट्टी में लगता है। और यह मेला राजशाही, जो राजशाही के समय में जिन्होंने युद्ध लड़े थे और युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में लगता है, उन लोगों की याद में यह मेला लगता है। और इस मेले में भूत नृत्य किया जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किस मेले में भूत नृत्य किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रणभूत मेले में भूत नृत्य किया जाता है। टिहरी जनपद के कुछ अन्य मेले हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछ ले जाएंगे कि ये मेला कहाँ लगता है। जैसे पूछ ले जाएगा रवई, ये रवई है, रवई किसान मेला कहाँ लगता है? तो ये टिहरी जनपद में लगता है। जो इम्पोर्टेंट मेले मैंने कलरफुल किया है। रवई किसान मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। सरकुंडा मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। क्यूसार मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। कुंजापुरी पर्यटक विकास मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कुंजापुरी पर्यटक विकास मेला कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है। फिर तिलका देवी मेला, तिलका देवी मेला टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा मेला, जो नाग टिब्बा मेला ये भी टिहरी में लगता है। फिर आता है चंद्रबदनी मेला, चंद्रबदनी मेला ये टिहरी में लगता है। फिर आता है केला पीर मेला, जो केला पीर मेला है कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है। तो यहाँ से कुछ मेले हैं जो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा खतलिंग महादेव यात्रा, टिहरी जनपद की प्रमुख यात्रा। यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र के घुतू से होकर पावली काठा कहाँ तक जाती है? पावली काठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है, इसलिए इसका नाम है खतलिंग महादेव यात्रा। कहाँ तक जाती है? ये पावली काठा से होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है। भिलंगना नदी क्षेत्र से घोतू से होकर पावली काठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? खतलिंग ग्लेशियर तक। नेक्स्ट पावली काठा, ये यहाँ पे ठा थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। काठा केदारनाथ यात्रा, जो ये यात्रा है ये रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जाती है। यह यात्रा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जाती है। टिहरी गढ़वाल से चलती है, कहाँ चलती है? टिहरी गढ़वाल से चलती है और रुद्रप्रयाग की केदारनाथ तक जाती है। इसमें देखते हैं हम टिहरी जनपद का नदी तंत्र। इस वीडियो में देखेंगे टिहरी जनपद का नदी तंत्र। जब नदी तंत्र की बात करते हैं तो टिहरी जनपद की सबसे प्रमुख नदी है भागीरथी नदी, और जो छोटी छोटी अन्य सहायक नदियाँ है इसमें आकर मिलती है। तो टिहरी जनपद की सबसे प्रमुख नदी क्या है आप लोगों की? यह भागीरथी नदी थी। भागीरथी नदी के उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल है गौमुख ग्लेशियर। ये गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है। उत्तरकाशी के जो गौमुख ग्लेशियर है वहां से निकलती है। और भागीरथी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह भिलंगना, क्या है? भिलंगना। यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ यदि हम बात करते हैं नदियों की तो सबसे पहला पड़ता है आप लिंग ग्लेशियर, लिंग ग्लेशियर। लिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना। जो पिछड़ा भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है टिहरी से। और यहाँ से पास से निकलती है बाल गंगा नदी, बाल गंगा नदी। फिर इसके ऊपर से यहाँ से आती है जिसका नाम है धर्म गंगा, धर्म गंगा। और धर्म गंगा और बाल गंगा का जो संगम होता है बूढ़े बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार के पास इन दोनों का संगम हो जाता है, धर्मगंगा और बाल गंगा। तो जो धर्मगंगा और बाल गंगा की सहायक नदी, क्योंकि ये बाल गंगा में आगे मिल जाती है और आगे से बाल गंगा चलती है। कौन चलती है? बाल गंगा। याद रखना आप लोगों को, बाल गंगा आगे बढ़ती है। तो धर्मगंगा बाल गंगा की सहायक नदी है जो बूढ़ा केदार के पास आकर धर्म बाल गंगा मिल जाती है और बाल गंगा आगे बढ़ती है।
और घनसाली कहाँ मिलती है? घनसाली मार्ग भिलंगना से संगम कर लेती है। किससे संगम कर लेती है? भिलंगना से। तो याद रखना, बालगंगा और धर्मगंगा दोनों ही भिलंगना नदी की सहायक नदियां। किसकी है? भिलंगना, क्योंकि दोनों ही आगे किस मिली है? भिलंगना मिली है। भिलंगना नदी आगे बढ़ती है ऐसा करके। कौन सी नदी बढ़ती है? भिलंगना। यहाँ से आती है गोमुख से, गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर से आती है भागीरथी। भागीरथी, तो भागीरथी आती है और ये यहाँ पे आती है। इसे बोलते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग। तो यहाँ पे क्या होता है? भागीरथी और भिलंगना, क्योंकि देखो यहाँ से भागीरथी आ रही है, भिलंगना, तो भागीरथी और भिलंगना का संगम हो जाता है गणेश प्रयाग में। फिर गणेश प्रयाग में जब इनका संगम होता है तो गणेश प्रयाग से आगे चलती है भागीरथी। क्या चलती है? भागीरथी। फिर भागीरथी चलती है, पीछे से यहाँ से आती है, सतोपंत ताल से निकल कर आती है, सतोपंत ताल से निकल कर आती है अलकनंदा। क्या निकल कर आती है? अलकनंदा। सतोपंत ताल से अलकनंदा निकल कर आती है और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में हो जाता है। कहाँ जाता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग बोला जाता है। तो याद रखना आप लोगों को, अलकनंदा और भागीरथी का संगम का होता है देवप्रयाग। और यहाँ पर जो अलकनंदा है सब बहु बोले जाता है और जो भागीरथी सब बोले जाता है सास। तो याद रखना आप लोगों को, सास बहु का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। सास बहु का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे बढ़ती है गंगा के नाम से। कहाँ से बढ़ती है? गंगा के नाम से। तो देवप्रयाग के बाद ये दोनों ही नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। यदि पूछा जाए गंगा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है यहाँ से। तो देवप्रयाग के बाद ये दोनों ही गंगा कहलाती है। तो ये नदी तंत्र, ये क्या है? नदी तंत्र। आप लोगों को अच्छी तरीके से इस प्रकार से ही डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। अपनी जब आप नोट्स बनाओगे ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेना जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, आपको पता रहो अच्छी तरीके से कौन सी किसकी सहायक नदियाँ। फिर हम देखते हैं भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी। मैंने बोला इसमें भिलंगना, भिलंगना जो नदी है वह खतीलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मैंने बोला खतीलिंग ग्लेशियर से निकलती है और गणेश प्रयाग में, कहाँ पर? गणेश प्रयाग में भागीरथी से संगम करती है। जो भागीरथी है ये कहाँ पे? गणेश प्रयाग में संगम कर लेती है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, इसकी भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी है बालगंगा। देखो यारी बालगंगा। और दूसरी क्या है? धर्मगंगा। तो बालगंगा धर्मगंगा किसकी है? भिलंगना की सहायक नदियाँ। फिर आती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी यह देवप्रयाग में भागीरथी से संगम करती है। यह आती है, ये देवप्रयाग में आकर भागीरथी से क्या कर लेती है? संगम कर लेती है। नेक्स्ट आता अलगाड़ नदी। यदि हम अलगाड़ नदी की बात करते हैं तो अलगाड़ नदी भी एग्जाम्स में कई बार पूछ लेगा, सीधा सीधा पूछा जाता है कि अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अलगाड़ नदी यमुना की सहायक नदी है। अलगाड़ नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी हमारी चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी, ये दो नदियां पीछे से चल कर आती है। चंद्रभागा, यहाँ चंद्र और एक भागा, दोनों ही मिलकर चंद्रभागा का निर्माण करती है। इसका? चंद्रभागा नदी। दोनों मिलकर, दोनों छोटी छोटी नदी, चंद्र और भागा, दोनों मिलकर चंद्रभागा नदी का क्या करती है? निर्माण करती है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के निकट गंगा नदी मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। तो यदि आपसे पूछा जाएगा चंद्रभागा किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। चंद्रभागा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा प्रमुख परियोजना। प्रमुख परियोजना में आता है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, भगीरथी और भिलंगना नदी। आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये स्थित है। और यदि हम टिहरी बांध की बात करते हैं, टिहरी बांध से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर बनता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो टिहरी बांध परियोजना होती है, परियोजना, इसे स्वीकृति मिल जाती है। यही पूछा जाता है सबसे पहला कि जो टिहरी बांध परियोजना है
कब स्वीकृति मिलती है? तो ये मिलती है 1972 में, इसे स्वीकृति दे दी जाती है, एक्सेप्ट करती है केंद्र सरकार क्या देती है कि टिहरी बांध का निर्माण होगा 1972 में, इस अनुमति दे दी जाती है। फिर कार्य प्रारंभ होता है, कार्य प्रारंभ हो जाता है। यदि कार्य प्रारंभ पूछा जाए तो कार्य प्रारंभ होता है 1978 में। कब होता है? 1978 में कार्य प्रारंभ हो जाता, लेकिन किसी कारणवश कार्य रोक दिया जाता, कार्य पूरा नहीं किया जाता और किसी कारण से विलम्ब हो जाता। इसीलिए टिहरी बांध निर्माण के लिए स्थापना की जाती है THDC। इसकी स्थापना होती है 1988 में। कब की जाती है? 1988 में। फुल फॉर्म टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यदि पूछ जा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। बहुत पूछा जाता है कि THDC की स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना होती है। और टिहरी बांध निर्माण का कार्यभार 1989 में सौंप दिया जाता। तो जो काम मिलता 88 में स्थापना होती है टिहरी बांध निर्माण करने के लिए इसकी, और टिहरी बांध का जो कार्यभार होता है 1989 ईस्वी में से सौंप दिया जाता है कि टिहरी का निर्माण करना, टिहरी बांध का। जो टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करते हैं हम, टिहरी बांध, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर। कितनी है टिहरी बांध की ऊंचाई? आप लोगों से पूछा जा रहा है टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। और जो टिहरी बांध का जलाशय, जो क्या है? जलाशय है, जहाँ पे जल इकट्ठा हो रखा, जलाशय, ये लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यदि पूछा जाए कि टिहरी बांध का जलाशय कितने दूरी में फैला है, तो ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। और इस जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते रहे, क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है कि जो टिहरी बांध का जलाशय है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो टिहरी बांध के जो जलाशय है उसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाते हैं। और जो टिहरी बांध परियोजना थी, स्टार्टिंग में ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। जब इसकी नींव रखी गई तो 600 मेगावाट की परियोजना बनाई गई। बाद में लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में ये लगभग 2400 मेगावाट की परियोजना। कितनी मेगावाट की परियोजना? 2400 मेगावाट की परियोजना जब प्रारंभ की गई थी तो 600 मेगावाट की परियोजना के नाम से प्रारंभ की गई थी, लेकिन वर्तमान में 2400 मेगावाट की परियोजना। और 2006 में इसका प्रथम चरण शुरू किया जाता है। प्रथम चरण शुरू होता है 1000 मेगावाट का। तो ध्यान रखना, इसका प्रथम चरण 1000 मेगावाट का स्टार्टिंग किया जाता है। और जो ये चरण शुरू होता है इसमें जो 12% बिजली होती है वो उत्तराखंड को बिल्कुल फ्री मिलेगी रॉयल्टी के रूप में। यानी कि इसका जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है इसमें से हम जो 12% बिजली होगी वो रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड उसे यूज कर सकता है और उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो कितने परसेंट बिजली यूज कर सकते हैं? 12%। और 2005 में इसका कार्य पूरा हो जाता है। टिहरी बांध का निर्माण 2005 में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो टिहरी है, जो पुराना टिहरी है, उसका विलय टिहरी बांध में हो जाता है 2005 में। 2005 में पूरा का पूरा जो टिहरी है उसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है टिहरी बांध में। तो यहाँ से सारे फैक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट सारे के सारे।
फिर आता है कोटेश्वर बांध परियोजना। यदि हम कोटेश्वर बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और ये 400 मेगावाट की परियोजना है आप लोग की, 400 मेगावाट। सीधा सीधा पूछ जाएगा कि कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और ये 400 मेगावाट की परियोजना। फिर आता है कोटाली भेल परियोजना। कोटाली भेल परियोजना गंगा नदी पर, किस पर है? गंगा नदी पर। कोटाली भेल परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा ही पूछा जाएगा कोटाली भेल परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर बनी और ये लगभग 100 मेगावाट की परियोजना। 100 मेगावाट, कितने मेगावाट की परियोजना? ये 100 मेगावाट की परियोजना। फिर आता झालाकोट, झालाकोट या झालाकोटी परियोजना, यह धर्मगंगा नदी पर। झालाकोट परियोजना धर्मगंगा नदी पर स्थित है। फिर भिलंगना बांध परियोजना, भिलंगना बांध परियोजना है भिलंगना नदी पर, किस पर? भिलंगना नदी पर। तो टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजना और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग को अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट हमारा टिहरी जनपद के प्रमुख ताल। यदि ताल की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सहस्त्र ताल। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के, यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है। एक बार फिर से, सहस्त्र ताल या खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है। यदि हम इस ताल की बात करते हैं, इस ताल की एक विशेषता, यह गढ़वाल क्षेत्र का, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा ताल। शब्द याद रखो, गढ़वाल क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा तथा गहरा ताल। यदि आपसे पूछेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा में बढ़ेगा, आप लोगों से पूछेगा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल। नेक्स्ट हमारा मासर ताल। इस ताल को मेंसुर ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वासुकी ताल। जो वासुकी ताल है, यह लाल पानी वाला ताल। आप लोगों से पूछ रहा है ऐसा कौन सा ताल है जिसका जो पानी लाल है, तो ये लाल पानी वाला ताल है वासुकी ताल और इसमें नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ताल है जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ऐसा ताल है जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, वो वासुकी ताल। इसमें नीले कमल खिलते हैं बहुत अधिक संख्या में, बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए से नीले कमल के लिए बोला जाता है कि नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है महासर ताल। यदि महासर ताल की बात करते हैं, ये भाई बहन ताल। तो आप लोगों से सीधा ही पूछ लिया किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम से बन चुका है, तो ये हो जाएगा महासर ताल। फिर आता है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल यह बूढ़े केदार, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बूढ़े केदार के पास स्थित है और इसे अछारी ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अछारी ताल। फिर आता है यमताल। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यदि यमताल की बात करते हैं तो ये बर्फ से ढका रहता है, इसके आसपास में बहुत ज्यादा खाई है और ये ऐसा माना जाता है कि यदि इस ताल पर आप घूमने के लिए गए और यदि आपका पैर फिसल जाता है ना, तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, इनकी सीधी कहानी खत्म है। इसलिए इस ताल को ना, ये बहुत ज्यादा कठिन ताल है, यदि इसको घूमने के लिए जाओगे तो कभी भी पैर फिसल सकता है, छोटे छोटे रास्ते, इसलिए सर यमताल बोलेगा कि सीधे यम के पास जाओगे और यदि यम की छुट्टी है तो आप बच जाओगे, यदि छुट्टी नहीं है तो सीधा यम के पास। फिर आपको देखने को मिला यम है हम। फिर आता प्रमुख कुंड। इसके प्रमुख कुंड विशिष्ट कुंड, ये ऋषिकेश में पड़ता है। विशिष्ट कुंड कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है। बेताल देवप्रयाग में पड़ता है। सूर्य कुंड देवप्रयाग में पड़ता है। नेक्स्ट ताल देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा ब्रह्मकुंड। जो ब्रह्मकुंड ये देवप्रयाग में पड़ता है। भास्कर कुंड ये भी देवप्रयाग में पड़ता है, थोड़ी ही टाइप मिस्टेक है देवप्रयाग, या तो आपको देवप्रयाग मिलेगा या टिहरी मिलेगा। क्या मिलेगा? टिहरी। तो दोनों ही ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, भास्कर कुंड देवप्रयाग टिहरी, शिवकुंड देवप्रयाग टिहरी और यह नागकुंड देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। फिर आती है प्रमुख गुफाएं। टिहरी जनपद की प्रमुख गुफाएं। विशिष्ट गुफा ये है ऋषिकेश में विश्वनाथ गुफा, ये टिहरी में स्थित है। गर्भजोन गुफा, गर्भजोन गुफा टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। फिर वामान गुफा ये देवप्रयाग में स्थित है। टिहरी जनपद का सबसे प्रमुख ग्लेशियर
खतलिंग ग्लेशियर, यही पूछा जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो टिहरी जनपद में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, टिहरी जनपद में। खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी का उद्गम होता है, यानी कि निकलती है। फिर आता है जनपद का में एक केम्प्टी फॉल वाटरफॉल है, इसका नाम है केम्प्टी फॉल। ये मसूरी से 15 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद में स्थित है। मसूरी से कितनी दूर है, 15 किलोमीटर दूर। या तो आप लोगों से पूछ जाएगा कि केम्प्टी फॉल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मसूरी। यदि मसूरी नहीं मिला तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी। फिर आते हैं इसके प्रमुख बुग्याल, क्या आते हैं, बुग्याल। यदि बुग्याल की बात करते हैं तो पहला बुग्याल है मासर ताल बुग्याल, फिर जुराई बुग्याल, फिर खतलिंग बुग्याल, फिर खरसोली बुग्याल, अप्सरा बुग्याल और पावली काठा बुग्याल। पावली काठा बुग्याल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो बुग्याल है ये आप लोगों का एग्जाम्स में बना हुआ, जल्दी बना हुआ। इसके बारे में एक विशेष बात है, क्योंकि जो पावली काठा बुग्याल है ये उत्तरकाशी प्लस टिहरी जनपद में स्थित है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में स्थित है। कौन सा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी में स्थित है, तो पावली काठा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आते हैं इसके प्रमुख संस्थान। संस्थान की बात करते हैं तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, तो टिहरी के देवप्रयाग में। इसकी स्थापना 1946 में की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई, 1946। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका। तो कब की गई, 1946 में की गई। किसके द्वारा, चक्रधर जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, चक्रधर जोशी। तो आपको सन याद रखना कब स्थापना की गई, 1946 में। नेक्स्ट सोमेर नाट्य क्लब। सोमेर नाट्य क्लब कहाँ स्थित है, तो ये टिहरी में स्थित है आप लोगों का। इसकी स्थापना 1917 में की जाती है। सोमेर नाट्य क्लब की स्थापना कहाँ की गई है, टिहरी में की गई है, और ये 1917 में की गई भवानी दत्त उनियाल द्वारा। किसके द्वारा की गई है, भवानी दत्त उनियाल द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी। राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन बना, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी में। ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मई 2011 में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई, जो समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। फिर आता THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 में की गई। टिहरी जनपद के प्रमुख व्यक्ति, और पहला आप लोग का इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी के बारे में जानते होंगे, यह उत्तराखंड का गांधी कहलाता। नेक्स्ट आता जन्म। यदि हम जन्म की बात करते हैं तो 24 दिसंबर 1924 को उनका जन्म होता है। यदि निधन की बात करते हैं तो 18 अगस्त 1999 में इंद्रमणि बडोनी का निधन हो जाता है। और इन उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वे सत्याग्रह करते थे, यानी कि अनशन पर बैठ जाते। और जो इंद्रमणि बडोनी इन्होंने पहली बार उत्तराखंड में अनशन किया, अनशन पर बैठे, और इसलिए ना उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है इंद्रमणि बडोनी। जो इंद्रमणि बडोनी है वे केदार नृत्य के एक कुशल नर्तक थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन तो बहुत बार बन गया कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, तो बच्चे के आता। हम क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो केदार नृत्य का एक कुशल नर्तक था, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी। क्या हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी। ये क्या करते हैं, 1956 में एक झांकी आयोजित होती है दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में आयोजित होती है। और पंडित नेहरू जी इनके नृत्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। जब ये केदार नृत्य करते हैं तो पंडित नेहरू जी इनसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जो इंद्रमणि बडोनी है प्रसिद्ध हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
56वें परसेंट हो जाते हैं, लोग बाग इन्हें जानने लगते हैं। इसलिए 1961 में क्या होता है, ये अखोड़ी गांव के निवासी थे, अखोड़ी में ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाते हैं, ग्राम प्रधान। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि इंद्रमणि बडोनी अखोड़ी गांव के प्रधान कब बने, तो आपका आंसर हो जाएगा 1961 में। ये अखोड़ी गांव के क्या बनते हैं, प्रधान बनते हैं। फिर 1967 में मीराबेन के कहने पर, मीराबेन के कहने पर ये लोक सेवा में लगते हैं, लोक सेवा में लग जाते हैं। और 1967 में देवप्रयाग से विधायक का चुनाव जीत जाते हैं। तो याद रखना, विधायक यहाँ का चुनाव जीत जाते हैं, विधायक का चुनाव। यदि आपसे पूछा जाए इंद्रमणि बडोनी विधायक का चुनाव कब जीतते, 1967 में जीतते। कहाँ से जीतते, देवप्रयाग से। 1967 में ये देवप्रयाग से विधायक का क्या जीत जाते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं। 1979 में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और उसके गठन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7 अगस्त 1994 में पृथक राज्य की मांग के लिए, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मांग के लिए ये अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे अनशन करते हैं, इसलिए ना उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सुंदरलाल बहुगुणा, जो नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है टिहरी का। जन्म 9 जनवरी 1927 को इसका जन्म होता है टिहरी में। और निधन की बात करते हैं तो 21 मई 2021 को इनका क्या होता है, निधन होता है। इनका जो उपनाम, यदि हम उपनाम की बात करते हैं तो इनका उपनाम है वृक्ष मित्र, इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे, आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे तो पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1949 में इन्होंने टिहरी में ठक्कर बापा होटल की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आगामी परीक्षाओं में आने वाला आप लोगों से सीधा सीधा पूछ ले जाएगा, ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना कब की गई, तो 49 में। ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना कब की गई, तो 1949 में की गई। किसके द्वारा की गई, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई। फिर इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की, अपनी जो इनकी पत्नी होती है उनके साथ मिलकर उन्होंने उसकी सहायता की, जिनका नाम होता है विमला देवी। विमला देवी की मदद से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की क्या की, स्थापना। आप लोगों से सीधा सीधा पूछ ले जाएगा कि पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पत्नी विमला की सहायता से स्थापना की। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से बोल चुका है, बहुत ज्यादा बार। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रेरणा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्वेश्वर दत्त सकनाली। विश्वेश्वर दत्त सकनाली को वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना इस वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो विश्वेश्वर दत्त सकनाली है ये क्या करते हैं, 50 लाख पेड़ लगाते हैं, लगभग 50 लाख पेड़ लगाते हैं अकेले व्यक्ति, किसी के साथ मिलकर नहीं, अकेले व्यक्ति 50 लाख पेड़ लगाते हैं। इसलिए विश्वेश्वर दत्त सकनाली को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। यदि हम जन्म की बात करते हैं तो 2 जून 1922 को उनका जन्म होता है टिहरी में। और निधन की बात करते हैं तो 18 जनवरी 2019 को उनका निधन हो जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकनाली को वृक्ष मानव कहा जाता है। इन्होंने 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं, वो भी अकेले। फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी एग्जाम में बता। 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। आप लोगों से सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो विश्वेश्वर दत्त सकनाली है उस इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, कब सम्मानित किया गया, तो 1986 में। कब सम्मानित किया गया, 1986 में।
फिर आता है जसपाल राणा। कौन आता है? जसपाल राणा। इसे गोल्डन बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन बॉय। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा किसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, तो जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 1995 में जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें शूटिंग में 8 स्वर्ण पदक जीतते हैं। कितने? 8 स्वर्ण पदक ये जीतते हैं, इसलिए ना गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म 28 जून 1976 को हुआ चिमालू गांव में टिहरी में होता है। जसपाल राणा 1995 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शूटिंग चैंपियनशिप में, शूटिंग यानी कि गोली चलाना, इसमें निशानेबाजी होती है, शूट किया जाता है, 8 स्वर्ण पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाते हैं, इसीलिए ना गोल्डन बॉय करते हैं। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और 2002 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। 2013 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो अवार्ड पूछा जाता है यही पूछा जाता है। जसपाल राणा से बहुत बार एग्जाम से बन चुका है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया जसपाल राणा को, तो आपका आंसर हो जाएगा 2013। एक बार फिर से, जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? 2013 में। फिर 2020 में इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। 2020 में क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर आता है गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी की जन्म की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1995 को इनका जन्म होता है चंबा। होता है चंबा टिहरी में इनका जन्म होता है। और प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा के गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। तो यदि पूछ जाके नहीं विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित कब किया गया? तो 1915 में। तो ये पूछ लिया जाएगा ये कौन सी के थे? तो 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन के राइफलमैन थे। नेक्स्ट आता लीलाधर जगुड़ी। नेक्स्ट क्या हमारा? लीलाधर जगुड़ी। यदि हम जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 1944 में होता है टिहरी में। कहाँ होता है? टिहरी में होता है। और 1997 में लीलाधर को उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद, अनुभवों के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता 2018 में। 2018 में रचना करते हैं जितने लोग उतना प्रेम, जितने लोग उतना प्रेम। और इस रचना के लिए ना 28वां व्यास सम्मान दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछा कि लीलाधर जगुड़ी को 28वां व्यास सम्मान कब दिया गया? 2018 में। किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया। लीलाधर जगुड़ी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, बची हुई पृथ्वी है, घबराए हुए शब्द, रात अभी मौजूद है, या 5 बेटे आदि। ये सी रचनाएं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रचनाएं निम्नलिखित में से लीलाधर की नहीं है, तो आप लोगों को याद रखनी है बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, रात अभी मौजूद है, 5 बेटे आदि रचना है। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति आता है हरिकर्षण रथुड़ी। हरिकर्षण रथुड़ी। यदि हम हरिकर्षण रथुड़ी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 1816 में टिहरी में होता है। 1816 में कहाँ हुआ? टिहरी में हुआ। और यदि हम निधन की बात करते हैं तो 20 मई 1993 में इनका क्या जाता है? निधन हो जाता है। क्या जाता है? निधन। और 1908 तक ये टिहरी राजा के, जो टिहरी राजा कीर्ति शाह था, टिहरी राजा कीर्ति शाह के वजीर या प्रधानमंत्री रहते हैं। तो आप लोगों से सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि हरिकर्षण रतुड़ी किसके प्रधानमंत्री रहते हैं? तो किसके प्रधानमंत्री रहते हैं? कीर्ति शाह के। और उसके बाद में 1908 के बाद ये नरेंद्र शाह के, जो नरेंद्र शाह होता है उसके सलाहकार रहते हैं। नरेंद्र शाह क्या बनते हैं? सलाहकार। तो आप लोगों से पूछा जाएगा किसके सलाहकार है? तो नरेंद्र शाह की। पूछा जाए किसके प्रधानमंत्री रहते हैं? तो कीर्ति शाह के वजीर रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। हरिकर्षण रतुड़ी ने 1910 में गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी है। यदि पूछा जाए गढ़वाल का इतिहास किसकी रचना है? तो हरिकर्षण रतुड़ी। गढ़वाल का इतिहास किसकी रचना? हरिकर्षण रतुड़ी। कब रचना करी? 1910 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाता है प्रकाशित कब हुई है पुस्तक, यानी कि गढ़वाल का जो इतिहास रचना की है कब प्रकाशित होती है? तो 1928 में प्रकाशित होती है। कब होती है? 1928। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जानकी सेतु पुल।
जानकी सेतु पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो किसको बना हुआ? भगीरथी पर, गंगा पर, अलकनंदा पर या भगीरथी पर? इसका हो जाएगा गंगा नदी पर, ये बना हुआ गंगा नदी पर। तो बी इज द राइट आंसर। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया जाता है? तो कौन सा युद्ध लड़ते हैं? लोबेसी, या हो जाएगा न्यू चैपल, या हो जाएगा पोटाकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यू चैपल। क्या हो जाएगा? न्यू चैपल के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अछारियों व परियों का देश, अछारियों यानी कि अप्सराओं या परियों का देश किसे कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, किसे बोलते हैं? तपोवन को, नागटिब्बा को, खेंड पर्वत को या पावली घाटों को? तो इसका आंसर हो जाएगा खेंड पर्वत। तो बी, तो सी इज द राइट आंसर। टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है? तो टोटल 6 विधानसभा सीटें टिहरी के अंदर, और जो घनसाली है वह एससी के लिए आरक्षित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग, जो ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी चंबा टनल की जो लंबाई है, जो चंबा टनल है उसकी लंबाई तो 420, 430, 435 या 440। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। चंबा टनल की जो लंबाई है वो 440 मीटर है। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? टिहरी में। कहाँ स्थित है? टिहरी में। टिहरी का नरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 2011। कब की जाती है? 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। बालगंगा व धर्मगंगा, बालगंगा व धर्मगंगा का संगम कहाँ होता है? तो भिलंगना घाटी में होता है, बूढ़ा केदार में होता है, घनसाली में या गोतम में? तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा केदार में। इन दोनों का क्या होता है? संगम हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भिलंगना नदी पर, गंगा नदी पर या धर्मगंगा पर या भागीरथी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो कुत्तुरी शैली में, ओड शैली में, नागर शैली में या द्रविड़ शैली में? तो रघुनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? द्रविड़ शैली में। देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट, सहस्त्रताल कौन से जनपद में स्थित है? तो सहस्त्रताल टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। और ये गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। यदि आपसे पूछा जाए गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो सहस्त्रताल और ये टिहरी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी? तो प्रतापनगर की नींव कब रखी थी? प्रताप शाह ने ये रखी थी 1877 में। कब रखी थी? 1877 में। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, गणेश प्रयाग में या घनसाली में? तो यहाँ देवप्रयाग में। फिर जोराई बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? तो जोराई बुग्याल में ना कौन से जनपद में पड़ा है आप लोग? ये हो जाएगा टिहरी जनपद। तो ए इज द राइट आंसर। प्लेठी का सूर्य मंदिर में प्राप्त लेख किस लिपि में? जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है उसमें तो जो लेख मिलते हैं वे किसके होते हैं? कल्याण वर्मन के होते हैं वे। और वे किस लिपि में होते हैं? वे होते हैं ब्राह्मी लिपि में। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि। टिहरी के प्रतापनगर में स्थित सेम मुखेम मंदिर किसका है? तो शिव का है, विष्णु का है, नागराज का है या भैरव का? तो किसका मंदिर है? मैंने बताया था आप लोग, इसमें नागराज की पूजा होती है। तो ये नागराज का मंदिर है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्प्टी फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में, मसूरी में है, देवप्रयाग में या चक्ररत्ना में? तो ये कहाँ पर? मसूरी में। मसूरी से 16 किलोमीटर। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ से है? मसूरी से
16 किलोमीटर नीचे स्थित है टिहरी में, तो मसूरी हो जाएगा इसका आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ पांडे को, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, इंद्रमणि बडोनी को, या सुंदरलाल बहुगुणा को? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? वृक्ष मित्र विश्वेश्वर दत्त को, सुंदरलाल बहुगुणा को, गोरा देवी को, या चंडी प्रसाद भट्ट को? तो वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जो जन्मस्थली है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? देवप्रयाग में हुआ था, धनौल्टी में हुआ था, चंबा में हुआ था, या टिहरी में? तो आंसर हो जाएगा चंबा में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? चंबा में हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर। डोबरा चाटी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अनूप हुसैन, शीशपाल हुसैन, अरुण सेमवालना, या देवेंद्र रावत? तो ये लिखी है शीशपाल हुसैन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को? ये दिया जाता 1981 में। और जब 1981 में ना पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता, तो ये पद्म श्री पुरस्कार को अस्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकार। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा पुरस्कार अस्वीकार किया? तो ये हो जाएगा पद्मश्री या पद्म विभूषण 1981 में। नेक्स्ट, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है टिहरी में स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है, चंबा में स्थित है, या नरेंद्र नगर में? तो ये कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में। 2011 में स्थापना होती है निशंक द्वारा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में है, नैनीताल में है, देवप्रयाग में है, या श्रीनगर में? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पे स्थित है? देवप्रयाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना की बात हो रही है 2001 में हुई है, 2011 में हुई है, 2010 में, या 2013 में? तो स्थापना कब हुई है? 2011 में। तो बी इज द राइट आंसर। अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी बताई थी मैंने आप लोग को? भागीरथी की है, विलंगना की है, यमुना की है, या चंद्रभागा की है? तो ये हो जाएगी यमुना की सहायक नदी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया जाता है? तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 2013 में। कब दिया जाता है? 2013 में। तो बी इज द राइट आंसर। वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? डोबरा चाटी पुल ये प्रदर्शित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झालकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? झालकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बालगंगा पर है, धर्मगंगा पर है, विलंगना पर है, या अगलाड़ पर? इसका आंसर हो जाएगा धर्मगंगा। ये किस पर? धर्मगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भास्कर कुंड स्थित है ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, या बद्रीनाथ में? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। तो सी इज द राइट आंसर। क्या था? खरसोली बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, या रुद्रप्रयाग में? तो खरसोली बुग्याल टिहरी। कहाँ पे है? टिहरी में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन जल्दी ही बनेगा। गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सहस्ताल, मसूर ताल, महसर ताल, या यमताल? तो हो जाएगा सहस्त्र ताल। तो गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो गढ़ सेवा संघ है उसकी स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की जाती है 1938 में, जो आगे चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चाटी पुल की कुल लंबाई है, तो यह 700 मीटर है, 725 मीटर है, 750 है या 775 है। तो ये हो जाएगा 725 मीटर। तो बी इज द राइट आंसर। वशिष्ठ कुंड स्थित है देवप्रयाग में, ऋषिकेश में, टिहरी में या जौनपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवई किसान मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चंबा में किया जाता है या मलथेमा किया जाता है, देवप्रयाग में या जौनपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है? तो कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है टिहरी में? टिहरी में प्लेठी का सूर्य मंदिर स्थित है टिहरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर। तो आंसर हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट, वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में है, हिंडोला खाल में है, ऋषिकेश में है या पौड़ी में? तो ये गुफा कहाँ पे है? ऋषिकेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पावली काठा बुग्याल स्थित है। जो पावली काठा है 2 जिलों में स्थित है, उत्तरकाशी प्लस टिहरी। उत्तरकाशी और टिहरी में स्थित है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा टिहरी। तो बी इज द राइट आंसर। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, क्योंकि इन्होंने 50 लाख से अधिक पेड़ लगाया अकेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा ताल कौन से जनपद में स्थित है? नैनीताल में है, टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में। तो अप्सरा ताल कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तामारा बेताल कुंड कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में है, देवप्रयाग में है, घनसाली में है या बूढ़ा केदार में? तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा देवप्रयाग। कहाँ पे स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग टिब्बा कौन से जनपद में स्थित है? तो नाग टिब्बा कहाँ पे है? टिहरी में, देहरादून में, नैनीताल में या पौड़ी में? तो नाग टिब्बा स्थित है टिहरी में। प्रसिद्ध कुंजापुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। तो इज द राइट आंसर। भाई बहन ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मानसर ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल या यम ताल? तो आपका आंसर हो जाएगा महासर ताल। इसे भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनसाली में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? तो घनसाली में किसका संगम होता है? बालगंगा धर्मगंगा का, बालगंगा या भिलंगना का, धर्मगंगा या भागीरथी का, भागीरथी या भिलंगना का? किसका संगम होता है? घनसाली में होता है बालगंगा और भिलंगना। घनसाली में होता है बालगंगा व भिलंगना का संगम होता है। आप हमारी वीडियो देख सकते हो नदी तंत्र की, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन बताया मैंने आपको? प्रताप शाह था, कीर्ति शाह था, नरेंद्र शाह था या आपका मानवेंद्र शाह? तो ये हो जाएगा आपका मानवेंद्र शाह। डी इज द राइट आंसर। ये टिहरी रियासत के अंतिम राजा। प्रतापनगर का पुराना नाम, प्रतापनगर का पूरा नाम क्या था? कुनाड़गढ़, बड़गढ़ या ठगदार या नागगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा ठगदार, ठगदार इसका पुराना नाम। बूढ़ा केदार मंदिर किस देवता का मंदिर है? बूढ़ा हो या जवान हो, सारे केदार किससे समर्पित है? भगवान शिव को। किसे समर्पित है? भगवान शिव को। तो बी इज द राइट आंसर। प्लेठी का सूर्य मंदिर स्थित है नरेंद्र नगर में, हिंडोला खाल में, देवप्रयाग में या जौनपुर में? तो ये देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चित्रकूट पर्वत पर, चंद्रनम पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर
या सुरकूट पर्वत पर? तो इसका आंसर हो जाएगा यह चंद्रकूट पर्वत पर। किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा महासर ताल। किसे जानते हैं? महासर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केदार नृत्य का कुशल नर्तक था, यानी कि जो केदार नृत्य को अच्छी तरीके से करता है? तो इनमें से कौन होगा? इंद्रमणि बड़ोनिया, हरिकर्षण रथोड़िया, लीलाधर जुगड़िया या बीरेन सिंह? तो इसका हो जाएगा आप लोग का इंद्रमणि बड़ोनिया। आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बड़ोनी। नेक्स्ट खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय, जो खतलिंग ग्लेशियर है तो उनकी खोज का श्रेय किसने दिया था? तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की है? तो ये किया आप लोग की इंद्रमणि बड़ोनी। तो सी इज द राइट आंसर। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय बड़ोनी जी को जाता है। टिहरी में हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 88 में, 1800, 1988 में, 1978 में या 1989 में? तो कब की जाती है? 1988 में की जाती है। टिहरी हाइड्रो THDC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में की जाती है और कार्यभार 1989 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई पूछी जा रही कितनी है? 260.5 फीट, 160.5 मीटर, 360.5 मीटर या 260.5 मीटर? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 260.5 फीट ही लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो देखना भी आप लोग गलतियां करते हैं ऐसे ही और ऐसे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। यहाँ फीट दे रखा और मीटर में, तो आपको मीटर में लगाना आंसर, वरना सिलेक्शन नहीं मिलता जल्दबाजी में। जल्दी का काम हो शैतान का। आपको आराम से आंसर देने हैं एग्जाम्स में बैठ। जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड कब दिया जाता है? कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। 1994, 2002 में, 2020 में या 2013? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। तो डी इज द राइट आंसर। टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना कब की जाती है? तो कब की जाती है? 1929 में, 1927 में, 1829 में या 2013 में? तो इसको कौन करते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की जाती है 1929 में। तो ए इज द राइट आंसर। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की है? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। तो सुंदरलाल बहुगुणा करते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार अस्वीकार किया? ये पूछ लेगा आप लोगों से, कौन सा पुरस्कार उन्होंने अस्वीकार किया था? तो कौन सा किया था उन्होंने? वृक्ष मानव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या गांधी सेवा पुरस्कार? तो उन्होंने किया था पद्मश्री पुरस्कार। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड कब मिलता है? 1986 में दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है विश्वेश्वर सकनाली को दिया जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विश्वेश्वर सकनाली को 1986 में दिया जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? ये आप लोगों की भिलंगना पर, भागीरथी पर, धर्मगंगा पर या इनमें से कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी पर। कोटेश्वर बांध परियोजना किस पर है? भागीरथी नदी पर, 400 मेगावाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी व धर्मगंगा के, बालगंगा व भिलंगना के, बालगंगा व धर्मगंगा के, भागीरथी या भिलंगना के? इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी में स्थित है? कौन सा बुग्याल जो उत्तरकाशी में भी है और टिहरी में भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पावली कांठा
बुग्याल, पावली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो कब दिया जाता, 1944 को दिया जाता, 1997 को दिया जाता, 2009 में या 2018 में, तो कब दिया जाता, ये दिया जाता 1997 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हरिकृष्ण रतुड़ी किस महाराजा के, किस राजा के प्रधानमंत्री रहे, किस राजा के प्रधानमंत्री रहते हैं, नरेंद्र शाह के, कीर्ति शाह के, प्रताप शाह के या मानवेंद्र शाह के, तो किसके रहते हैं, वे रहते हैं कीर्ति शाह के, वे कीर्ति शाह के प्रधानमंत्री या वजीर रहते हैं और नरेंद्र शाह के सलाहकार रहते हैं, नरेंद्र शाह के क्या रहते हैं, सलाहकार। हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1910 में गढ़वाल का इतिहास की रचना की है, ये कब प्रकाशित होती है, तो ये कब प्रकाशित हुई है, 1915 में हुई है, 1920 में हुई है, 1928 में हुई है, 1930 में हुई है। तो प्रकाशित कब होती है, ये प्रकाशित होती है 1928 में, रचना होती है 1910 में, प्रकाशित होती है 1928 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई, 1945 में की जाती है, 1929 में की गई है, 1946 में या 1950 में। तो नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की जाती है 1946 में, कब की जाती है, 1946 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में की जाती है, 1985 में, 1986 में या 1888 में, तो ये की जाती है 1885 में। कब की जाती है, 1885 में। तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ताल टिहरी में स्थित नहीं है, टिहरी जनपद में स्थित नहीं है, मासर ताल, यमताल, देवरिया ताल या अप्सरा ताल, तो कौन सा ताल हो जाएगा, ये हो जाएगा देवरिया ताल। कौन सा ताल, देवरिया ताल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंद्र सरोवर, क्या बोलते हैं, देवरिया ताल को इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालाकोट परियोजना किस नदी पर है, झालाकोट परियोजना किस नदी पर है, विलंगना पर, भगीरथी पर, धर्मगंगा पर या बालगंगा पर, ये किस नदी पर, यह धर्मगंगा पर। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।